बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सोबिया परवीन। आप देख रहे हैं चैनल अर्श एकेडमी, जिसमें हम बीएस फिज़िक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट करंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। मीन्स कि हमने क्या करना है, हमने एम्पियर्स की जो एम्पियर्स लॉ है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म ऑब्जर्व करनी है। तो जिसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है, हमने पहले जो है वो एम्पियर लॉ पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमारे पास क्या आ जाता है, एम्पियर लॉ हमारे पास है फाइव बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई। म्यू नोड आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, इम्प्लाइसिस किस में हो जाता है कि फाइव बी पॉइंट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड इम्पल्सिस इंटेग्रल जे पॉइंट डी एस। अब जे पॉइंट डी एस है। अब देखा जाए तो अगर इसी की जो हमारे पास राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, उसके ऊपर हमने क्या करना है कि अप्लाई करना है स्टोक थ्योरम। अगर हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ के जो इक्वेशंस आई है उसके ऊपर हमने स्टोक लॉ अप्लाई कर देना। जब हम उसके ऊपर स्टोक लॉ अप्लाई कर देते हैं तो वही चीज़ हमारे पास चेंज होकर क्या बन जाती है, इंटेग्रल कर्ल बी पॉइंट डी एस इज इक्वल टू इंटेग्रल म्यू नोड जे पॉइंट डी एस इम्पल्सिस हमारे पास क्या आ जाता है, इंटेग्रल कर्ल बी पॉइंट डी एस माइनस इंटेग्रल म्यू नोड जे पॉइंट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स कि ये हमारे पास इक्वेशन जो आ जाती है ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। वो भी किस तरह से कि जो हमारे पास एम्पियर्स लॉ था उसके ऊपर हमने स्टोक थ्योरम की जो स्टोक थ्योरम होता है ना उसको हमने अप्लाई कर दिया था, जिससे वो सारी इक्वेशन हमारे पास चेंज आ गई। जब हमने स्टोक थ्योरम अच्छे अप्लाई कर दिया तो एन अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी सरफेस एलिमेंट। तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास निकली है ना, ये वाली, ये हम किसी भी एलिमेंट की सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यही करना था ना कि उस एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड करना है। तो इसीलिए हमने क्या करना है कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसे हम किसी भी एलिमेंट की सरफेस पे अप्लाई कर सकें। तो अब हमारे पास जो चीज़ आई है उसे हम किसी भी एलिमेंट की सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कर्ल बी माइनस म्यू नोड जे इज इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर हम इसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो चेंज आकर क्या आ जाता है, इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। इम्पल्सिस हमारे पास क्या, कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नोड जे। और अगर देखा जाए तो यही चीज़ हम क्या ले रहे हैं कि ये हमने जब सरफेस पे अप्लाई किया है तो वही चीज़ जो कर्ल है वो सरफेस में कन्वर्ट होकर हमारे पास क्या आ जाएगी, सरफेस मल्टीप्लीकेशन बी इज इक्वल टू म्यू नोड जे। तो म्यू नोट जे में हमारे पास क्या आ जाएगा, यही चीज़ को, ये जो हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन, इसी को अगर हम क्या करें, अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, हमारे पास वही चीज़ जो है वो दोबारा आ जाएगी, सरफेस पॉइंट स्मॉल ब्रैकेट और फिर हमारे पास सरफेस मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू म्यू नोड सरफेस पॉइंट जे, कि ये हमारे पास जे है। ये इक्वेशन हमें क्या शो करी है कि ये किसी भी एलिमेंट की सरफेस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। इम्पल्सिस हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नोड सरफेस पॉइंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन चेंज होके आ रही है ना, वो हमारे पास म्यू नोड सरफेस पॉइंट जे के इक्वल आ रही है ज़ीरो। और अगर हम इसी को देखा जाए कि म्यू नोड को हम उसमें से निकाल देते हैं, हमने सरफेस अप्लाई किया हुआ था, तो हमारे पास क्या नहीं जाए, सरफेस पॉइंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर हम इसी इक्वेशन की कंटिन्यूटी देखें कि हमारे पास जो है वो हमने क्या किया था कि इसमें हमने स्टोक लॉ जब अप्लाई किया था तो उसकी में जो चेंजिंग आई थी, अगर उसी की हम कंटिन्यूटी देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस पॉइंट जे। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस पॉइंट जे प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाइव डी ओवर टी, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग टू जो चेंजिंग आ रहा है उसके मुताबिक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड वही देखे जाए तो हमारे पास इम्पल्सिस डॉट सरफेस डॉट जे इज इक्वल टू नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये इस साइड पे टर्न हो जाएगा। तो जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं तो यही चीज़ हमारे पास किस में चली जाती है, नेगेटिव फॉर्म में आ जाती है। तो हमारे पास ये नेगेटिव इक्वेशन बन जाती है। तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ सरफेस पॉइंट जे फ्रॉम द इक्वेशन इज डिफरेंट, मतलब कि जो हमने इसकी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है ना, इस इक्वेशन से, वो वैल्यू उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से डिफरेंट है। Thus there is an apparent contradiction between ampere law and quantity of continuity, कि इनकी दोनों की जो है ना कंटिन्यूटी इक्वेशन और एम्पियर लॉ, इन दोनों में जो है वो क्या है, डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने क्या माना, दिस मीन दैट एम्पियर लॉ नीड टू बी मॉडिफाइड बाय वेरीफाइंग करंट।
कि अगर ये चीज़ हमने उसमें अप्लाई की है, मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए हमने अप्लाई करने की कोशिश की है, स्टोक्स लॉ इक्वेशन अप्लाई की है, लेकिन वो फिर भी उसे मॉडिफाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें करंट कैरिंग कंडक्टर के ज़रिए हमें उसे मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट अस डिस्कस। अब हम क्या करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि हमने क्या लिया, लेट डिस्कस इन डिटेल कंसीडर अ पैरेलल कैपेसिटर। मतलब कि ये हमने पैरेलल कैपेसिटर ले लिए। इस चीज़ को डिस्कस एम्पियर लॉ को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करें, दो कैपेसिटर ले रहे हैं जिन्हें क्या नेम दे रहे हैं हम, ए और बी। कंसीडर अ पैरेलल कैपेसिटर ए बी एंड रेजिस्टेंस आर शोन इन। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है और इनमें एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। इफ़ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेट बी ऑफ एन नेगेटिव चार्ज, इक्वल नेगेटिव चार्ज। अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास ये है, तो ये जो हमारे पास प्लेट है इसकी ये इक्वल में, मतलब उतनी ही क्वांटिटी में ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो बी जो है वो उतनी ही क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कैरी कर रहा है। तो दोनों के चार्ज में जो है वो डिफरेंट है। तो देन कैपेसिटर विल चार्ज इटसेल्फ थ्रू रेजिस्टेंस आर एंड वेरीफाइंग करंट विल फ्लो थ्रू सर्किट व्हेन की इज क्लोज्ड। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो हमने की क्लोज कर दी है, तो हम क्या करेंगे, हम मॉडिफाइड तो कर सकेंगे ना कि इन दोनों कैपेसिटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हमने चेक करना है इसके साथ में कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास कैपेसिटर हैं दोनों R1 और 2, हमने इनमें से ये चेक करना है कि ये कितना जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब हम उसकी कीज जो है वो क्लोज कर देंगे, तो अब हम फर्ज करते हैं कि जो आई है वो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ ड्यूरिंग डिस्चार्ज कैपेसिटर। मतलब ये जो डिस्चार्ज कैपेसिटर है इसके किसी भी पॉइंट्स में जब हमने की को क्लोज कर दिया तो इसमें से करंट आई जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया। एंड बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट सरफेस S1, और इसकी ये जो पॉइंट है ना S1, इसके ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है। ठीक है, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि एक कैपेसिटर लिया, जब हम उसमें से क्या करेंगे कि हमने उसमें इक्वल क्वांटिटी में उसमें चार्जेस अप्लाई किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हमने उसकी की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज किया, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से करंट इम्पल्सिस जो है वो करंट गुजरना शुरू कर देगा। जैसे करंट गुजरेगा तो उसमें S1 पर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा सुफिशेंटली फार अवे फ्रॉम कैपेसिटर प्लेट, जो क्या करेगा, कैपेसिटर प्लेट को एक दूसरे से अवे कर देगा, मतलब एक दूसरे से दूर रखेगा। क्योंकि जैसे ही वो एक दूसरे से दूर रखेगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ फॉर सरफेसेस, और अगर हम देखा जाए तो सरफेस S1 के लिए हमने जो एम्पियर लॉ अप्लाई किया है, तो हमारी वही इक्वेशन जो हमारे पास पीछे थी वो हमारे पास एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 5b पॉइंट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड इंटेग्रल J पॉइंट डी एस इज इक्वल टू म्यू नोड आई। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी भी कैपेसिटर को लेते हैं उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली अप्लाई करते हैं, उसमें से करंट गुजारते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है जैसे ही करंट गुजरता है। तो वही इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, म्यू नोड आई। म्यू नोड आई क्या शो कर रहा है कि इसमें से करंट गुजर रहा है, तो ये करंट के गुजरने की सरफेस को शो कर रहा है। नाउ अगर हम क्या करें, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास सेकंड वाला ले रहे हैं, पहले हमने S1 ले लिया था, अब हम अगर S2 को डिस्कस करें, तो नाउ कंसीडर सरफेस S2। अगर S2 में से भी हम क्या करें, करंट गुजार रहे हैं, तो इज जीरो बट इट इज इनक्लोज्ड बाय सेम बाउंड्री C। मतलब कि देखा जाए तो इन दोनों में सेम है, ऑप्शन भी सेम है, बाउंड्री जो बनी हुई है वो भी सेम है, लेकिन इसमें से करंट गुजर रहा है, इसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो ज़ीरो है। तो ये हमारे पास जब इसमें से गुजरने वाला करंट ज़ीरो है तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, b पॉइंट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड इंटेग्रल J पॉइंट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन में डिफरेंस आ गया कि एक साइड पे जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, उसका जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है और उसमें से करंट भी गुजर रहा है, उसका करंट हमारे पास निकल आया है। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम वही चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसमें गुजरने वाला करंट जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को लें, तो लेफ्ट साइडेड आर सेम बट राइट साइडेड गो टू द डिफरेंट क्वांटिटीज़। कि अगर देखे जाएँ तो हमारे पास लेफ्ट साइडेड जो होती हैं, जैसे
B.dl इज इक्वल टू म्यू नोड, मतलब ये हमारे पास इक्वल आ जाती हैं, लेकिन हमारे पास जो राइट साइड होती है वो चेंज आ जाती है। मतलब वहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमारे पास म्यू नोड आई करंट निकलता है, लेकिन इसमें करंट ज़ीरो है। तो इनफैक्ट समथिंग इज मिसिंग इन इक्वेशन, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन में कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग हमारे पास क्या है कि हमने वही इक्वेशन चेक करनी कि हमारे पास मिसिंग क्या था। सरफेस पॉइंट बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे एंड इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म। तो हमारे पास ये चीज़ मिसिंग थी, जिसे हम किस तरह राइट करेंगे, सरफेस मल्टीप्लीकेशन बी इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस जे स्मॉल ब्रैकेट, इसको हमने कौन सी इक्वेशन दे दी, फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास मिसिंग थी। तो अगर हम इसी को मॉडिफाइड करते हैं जे को, तो हमारे पास दैट इज इस तरह से हमने शुड बी मॉडिफाइड एज ए जे प्लस जे, सो दैट अगर हम इसको मॉडिफाइड कर दें तो यही चीज़ हमारे पास किस तरह आ जाएगी, सरफेस पॉइंट जे प्लस जे इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्पल्सिव सरफेस प्लस पॉइंट जे प्लस जे, मतलब ये जो हमारे पास सरफेस है वो इन दोनों जे के साथ मल्टीप्लीकेशन होकर हमारे पास क्या आ जाएगी, यही सरफेस जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो सरफेस पॉइंट जे प्लस सरफेस पॉइंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरह यही हमारे पास जो इक्वेशन पीछे निकली थी फाइनल इक्वेशन, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डी फाइव माइनस इज इक्वल टू डी टी प्लस सरफेस पॉइंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि ये सारी इक्वेशन हमारे पास चेंज आकर हमारे पास इस तरह से आ जाती है। सरफेस पॉइंट जे इज इक्वल टू डी फाइव डिवाइडेड बाय डी टी इम्पल्सिस, हमारे पास सरफेस पॉइंट जे इज इक्वल टू डी। अगर अब हम देखे जाएं तो हमने इसी चीज़ को जो है वो लेना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जब हम लेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है फाइव, उसके हमने क्या करनी है, उसकी हमने वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सरफेस पॉइंट डी इज इक्वल टू डी टी। इसी को जब अब आगे हम मॉडिफाई करते हैं तो यही इक्वेशन हमारे पास जो है वो सरफेस पॉइंट जे डी, मतलब कि ये वाली चीज़ जो है वो इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और ये चीज़ हमारे पास वैसे रह जाती है। ये जो सरफेस है वो हमने जो है वो हमने सेपरेट ले ली। तो इसी के लिए हमने फाइंड क्या करना था, जे की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो सरफेस तो हमारे पास सेम चीज़ है, तो इसीलिए वो चीज़ तो हमने लेफ्ट कर दी। उसके बाद हमारे पास जे इज इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। पुटिंग वैल्यू ऑफ जे इन बिटवीन इक्वेशन, अगर हम दोनों इक्वेशन में क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, सरफेस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस अल्फा डी ओवर डी टी। ठीक है, डी टी अल्फा टी हमारे पास आ जाता है। इसी तरह सरफेस इज इक्वल टू बी म्यू नोड जे प्लस म्यू नोड अल्फा डी ओवर अल्फा टी। ठीक है, इसी तरह इक्वल टी इम्पल्सिस हो जाती है। यही इक्वेशन सरफेस मल्टीप्लिकेशन बी इज इक्वल टू म्यू नोड जे प्लस म्यू नोड ई नोड हमारे पास आ जाती है अल्फा ई ओवर ई अल्फा टी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास अल्फा डी और अल्फा टी है इज नाउन एज वैक्यूम डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ हमारे पास आ जाती है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो निकल आती है, इस इक्वेशन को हम वैक्यूम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। करंट डेंसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय, जिसे हम जे अल्फ़ा से जाहिर करते हैं। करंट डेंसिटी है ये। ठीक है, ये भी किस वजह से, वैक्यूम डिस्प्लेसमेंट की वजह से, मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसकी वजह से ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। और इसे हम इस तरह से शो करना चाहते हो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इक्वेशन करंट डेंसिटी जे, और इसे हम ये नाम दे देते हैं जे अल्फ़ा, और इसे हमने किससे जो है वो डिफरेंट करना है, डिस्टिंग्विश करना है जे से, मतलब इन दोनों को हमने एक दूसरे से सेपरेट रखना है। इंटेग्रल अबव इक्वेशन ओवर सरफेस, अगर हम इसी इक्वेशन को जो हमारे पास आई है उसको इंटेग्रल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटेग्रल सरफेस मल्टीप्लाई बी पॉइंट बी एस इज इक्वल टू इंटेग्रल्स म्यू नोड जे प्लस म्यू नोड अल्फा डी ओवर अल्फा टी पॉइंट डी एस। ठीक हो गया, अप्लाइंग स्टोक थ्योरम। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना, क्योंकि पहले जो हमने अपना स्टोक लॉ अप्लाई किया था उसकी वजह से तो हमारे पास जो है वो एम्पियर लॉ मॉडिफाई हुआ ही नहीं था, तो इसलिए हमने पहले फिर हमने क्या किया कि करंट कैरिंग कोइल्स लिए। जब हमने करंट कैरिंग लिए फिर उसमें से करंट डिस्प्लेसमेंट करंट का चेक किया कि जब करंट उसमें से गुजरता है, यानी दो कैपेसिटर लिए थे, एक में से गुजरा एक में से नहीं गुजरा, फिर हमने उसको मॉडिफाइड किया और हमने इक्वेशन निकाली। अब उसी इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उस पर हमने क्या करना है, स्टोक लॉ स्टोक थ्योरम जो होता है ना उसको अगेन अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5b पॉइंट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड इंटेग्रल्स स्मॉल ब्रैकेट जे प्लस
अल्फ़ा डी ओवर डी टी पॉइंट डी एस। जब हमने इसी इक्वेशन के ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई कर दिया तो यही इक्वेशन हमारे पास इंटेग्रल होकर के आ जाएगी। इन इम्पल्सिस इंटेग्रल बी पॉइंट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई प्लस आई अल्फ़ा। ठीक हो गया, ये आई अल्फ़ा के इक्वल हमारे पास आ जाएगी। तो दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ इज कॉल्ड एज आई अल्फ़ा। मीन्स के ये जो हमारे पास आ चुकी है ना, ये वाली आई अल्फ़ा, ये हमारे पास उसकी मॉडिफाइड इक्वेशन है। हमने एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड ही करना था, तो यही चीज़ हमारे पास उसकी मॉडिफाइड आ चुकी है। तो दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ हियर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आई अल्फ़ा इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। आई डी जो हमारे पास निकल आया ना, ये डी आई का मतलब करंट और डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट निकल आया है। ठीक है, हियर आई डी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एंड द concept of displacement current allow us to retain the property that current is continuous। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, वो हमें ये शो करता है कि ये जो करंट निकलता है प्रॉपर्टी इसकी होती है, ये रिटेन्स रहती है। दिस कंडक्शंस करंट इज नॉट कंटिन्यू क्रॉस द कैपेसिटर गैप। लेकिन यही जो कंडक्शन होता है वो कैपेसिटर का जो गैप होता है उसको कंटिन्यू क्रॉस करता रहता है। नो चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द गैप। लेकिन जो गैप होता है उसमें से कोई भी चार्जेस उसको क्या करता है, उसको क्रॉस नहीं करता। हाउएवर द डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इन द गैप प्रूव टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू आई दैट रिटेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें से करंट जो है वो अगर लगातार उसमें से मुसलसल जो है वो गुजरता रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, हमारे पास जो ऊपर अबव इक्वेशन आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग टू अब हम निकालते हैं। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय, तो आई डी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू इंटेग्रल्स अल्फा डी स्मॉल डी कैपिटल डी ओवर डी टी पॉइंट डी एस इज इक्वल टू इंटेग्रल्स डी ई नोड ई डिवाइडेड बाय डी टी ई पॉइंट डी एस इज इक्वल टू ई नोड डी ओवर डी टी इंटेग्रल्स ई पॉइंट ई डी एस इज इक्वल टू ई नोड डी फाई हाइफे और हमारे पास क्या जाएगा ओवर डी टी। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इन द कैपेसिटर गैप। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन तो आ चुकी है, हमने इसमें से करंट गुजरते हुए करंट को फाइंड करना है कि ये करंट इसमें से कितना गुजरता है। तो गैप को फाइंड करने के लिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द गैप को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि वी मेक यूज़ ऑफ गैसेस लॉ। तो गैसेस लॉ को हम अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ई पॉइंट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर ई नोड। गैसेस लॉ को इम्पल्सिस हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ई डी ए पॉइंट क्यू ओवर ई नोड, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा ई इंटेग्रल्स डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर ई नोड एंड इम्पल्सिस ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर की नोड। अब हमारे पास ए किस चीज़ को शो करा, एरिया दैट पार्ट ऑफ गैसियन सरफेस थ्रू विच फ्लक्सिस पासिस। मतलब जहाँ से हमने फ्लक्सिस पासिस किया था, मतलब करंट गुजरा था, तो ये फ्लक्सिस पासिस जो होते हैं इनका जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ए बोलते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो डिफरेंशिएट यही इक्वेशन अगर ये पे गैसेस लॉ के अकॉर्डिंग टू अप्लाई की जाए तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर ए ई नोड। हमारे पास इम्पल्सिस क्यू इज इक्वल टू ए ई नोड ई। ठीक हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट जो होता है वो डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू ई नोड डी ओवर डी टी ई ए और इज इक्वल टू ई नोट डी हाइफे डी टी इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास सी इक्वेशन होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो करंट कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड सी, जब हम इन दोनों इक्वेशन को दोनों इक्वेशन ये हमारे पास जो आई थी इनको कंपैरिजन इन दोनों का करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम इसी इक्वेशन से क्या निकाल लेते हैं, आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू करंट डिस्प्लेसमेंट। मतलब करंट जो गुजर रहा है उसकी वजह से करंट डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज हमारे पास क्या आ जाएगी, जे डी इज इक्वल टू आई डी ओवर ए। मतलब कि एरिया के हिसाब से जितना करंट का डिस्प्लेसमेंट है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसमें से करंट गुजरा है वो उसकी डेंसिटी को शो कर देता है। तो ई नोड ओवर डी ओवर ए डी टी ई ए इज इक्वल टू ई नोड डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ई नोड ई इज इक्वल टू डी डी ओवर डी टी।
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ जो हमारे पास है ना डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की JD कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल विच गिव डायरेक्शन ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इसके डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल्स का मतलब होता है कि जब जैसे हमने हैंड को क्लोज किया तो जो हमारे पास थंब होता है वो करंट को शो करता है, जो कर्लिंग फिंगर होती हैं वो हमारे पास क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा लॉ जो है वो मॉडिफाइड हो गया है। तो हमने क्या करना था, हमने एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड करना था, जो कि हमने करंट कैरिंग कॉइल्स के ज़रिए, कैपेसिटर के ज़रिए हमने मॉडिफाइड किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।